और खबरों की शुरुआत करेंगे कोटपुतली से। खबर है जहां एक दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय के लिए महीनों से दर दर की ठोकर खा रही है। आरोपी पीड़िता को धमका रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। इंसाफ के लिए भटक रही दुष्कर्म पीड़िता। इंसाफ के बदले मिला आश्वासन। दुष्कर्म पीड़िता को आश्वासन कब तक? बेला कुचलाकर मेरा वीडियो बनाकर और उस वीडियो को सबके फोनों पे वायरल करता रहा और मुझे धमकी लगाता रहा और मुझे बार बार भी बुलाता रहा। फिर उसने मारने की धमकी दी मुझे। सुना आपने, आरोपी विवाहित पीड़िता का अश्लील वीडियो वायरल करने और जान से मारने की धमकी देकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। घटना के बाद परिजनों ने चाकसू थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन 1 महीने बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुकदमा दर्ज करा है 1 महीना हो गया, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिल रहा। इसीलिए मैं मीडिया वालों के सामने आई हूँ, क्योंकि मुझे न्याय मिले और उस आरोपी को जल्दी से जल्दी पकड़ने की कोशिश करें और उसको जल्दी से जल्दी सजा मिले। हमने कंप्लेंट की 15 जुलाई को और पुलिस वाले अभी तक कोई उसको पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। घटना चाकसू पुलिस थाना क्षेत्र की है, जहां 1 महीने पहले मोबाइल दुकान चलाने वाले रसूखदार आरोपी ने पीड़ित विवाहिता के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले में एससी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने कमिश्नर से मुलाकात कर त्वरित कार्रवाई की मांग की है। दलित महिला दर भटक रही है, जिसको लेकर मैं आज पुलिस कमिश्नर साहब से मिलने आया हूँ और कार्रवाई की मांग की है। कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करूँ। घटना के काफी दिन बीतने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। वहीं दुष्कर्म पीड़िता अपने पति के साथ न्याय की उम्मीद में पुलिस अधिकारियों से रोजाना गुहार लगा रही है। हीरालाल, न्यूज़ 18 राजस्थान, कोटपुतली। उधर अलवर जिले के थाना गाजी में महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक महिला को अगवा करने के बाद 5 लोगों ने महिला के साथ रेप किया। पीड़िता ने इसको लेकर थाना गाजी थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित की हैं। हालांकि पुलिस इस मामले को लेन देन के विवाद से जोड़कर देख रही है। पुलिस के मुताबिक महिला और आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं। ये खबर आपको दिखा रहा है अलवर से, जहां पर महिला ने गैंगरेप का मामला दर्ज कराया है और जानकारी के मुताबिक महिला को अगवा करने के बाद 5 लोगों ने महिला के साथ रेप किया है। पीड़िता ने इसको लेकर थाना गाजी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ये मामला रिश्तेदारी का है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें भी गठित की हैं। पूरे मामले पर तफ्तीश जारी है। और अब बात गांव की सरकार के रण की। नाम वापसी के बाद 6 जिलों में होने वाले पंचायती राज चुनाव के उम्मीदवारों की तस्वीर साफ हो चुकी है। जिला परिषद सदस्य के 653 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1 सदस्य को निर्विरोध निर्वाचन हुआ है, जबकि 139 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए हैं। वहीं पंचायत समिति सदस्य के 5173 उम्मीदवार मैदान में हैं। 26 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है। वहीं 1348 उम्मीदवारों ने नाम वापस लिए हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मेहंदीपुर बालाजी के अधिग्रहण की प्रक्रिया पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मेहंदीपुर बालाजी के महंत किशोरपुरी महाराज के देवलोक गमन के बाद राज्य सरकार ने मंदिर में प्रबंध कमेटी बनाने का निर्णय लिया था और इसके लिए सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की थी। इस सार्वजनिक सूचना के खिलाफ पिछले कई दिनों से मेहंदीपुर बालाजी में व्यापारियों और आम जनता की ओर से आंदोलन किया जा रहा था। इसके लिए 10 नाम गोस्वामी समाज सहित अनेक संगठनों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा था। साथ ही मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की अधिग्रहण की प्रक्रिया रोकने की मांग की गई थी। पिछले कुछ दिनों से चल रहे इस आंदोलन के बाद आज राजस्थान हाईकोर्ट ने मेहंदीपुर बालाजी में प्रबंध कमेटी बनाने के निर्णय और अधिग्रहण की प्रक्रिया पर स्टे जारी किया है। जैसे ही स्टे की सूचना मेहंदीपुर बालाजी कस्बे वासियों को मिली तो धार्मिक नगरी मेहंदीपुर बालाजी में खुशी का माहौल छा गया और लोगों ने जमकर जश्न मनाया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी का राजसमंद के दौरे का आज अंतिम दिन था। आज जोशी ने क्षेत्र वासियों को कई सौगातें दी। मलिदा गांव के पास सरकारी कॉलेज का भूमि पूजन किया। वहीं मोलेला गांव में बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन भी किया गया। 50 बेड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बनाने में करीब 8 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। कोरोना महामारी को देखते हुए जोशी ने कोरोना टीकाकरण पर भी बल दिया। कॉलेज के पूरे 8 करोड़ रुपए अरविंद पोसवाल जी DMFT में स्वीकृत करेंगे, जिससे ये बिल्डिंग का काम भी जल्दी शुरू हो सके और बिल्डिंग का काम भी जैसे यहाँ पर अस्पताल बनेगा वैसा का वैसा वहाँ पर कॉलेज का काम भी पूरा होगा और 1 साल में आपको यहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल भी मिल जाएगा और आपके वहाँ पर एक कॉलेज भी अच्छा मिल जाएगा और 30 बीघा जमीन में वहाँ ग्राउंड। तो उधर खेल मंत्री अशोक चांदना ने झुंझुनू में एक फिटनेस सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झुंझुनू का खेल विश्वविद्यालय अपने आप में अनोखा होगा। इसको लेकर योजनाएं बनाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस की जीत होगी। हमारी पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। झुंझुनू का खेल विश्वविद्यालय पूर्व में भी कांग्रेस सरकार ने उसकी घोषणा करी थी। बीच में 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और उसको तकरीबन उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन फिर भी जब जन भावना होती है तो कोई चीज़ ख़त्म नहीं होती और फिर हमारी सरकार आई और उसके ऊपर काम शुरू हो गया। तो राज्य के बजट में प्रस्तावित 2 नए आवासीय खेल स्कूल खोले जाने हैं। इसे लेकर खेल विभाग कवायद में जुट चुका है। एक जयपुर के SMS स्टेडियम में और दूसरा जोधपुर में। दोनों आवासीय विद्यालयों में खिलाड़ी रहेंगे और अपना प्रशिक्षण भी हासिल करेंगे। जयपुर के SMS स्टेडियम में बनाया जा रहा खेल भवन भी इसी विद्यालय से जोड़ा जाएगा ताकि इस स्कूल में पढ़ने और प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ियों को यहां आवास दिया जा सके। खेल विभाग की माने तो नए खेल विद्यालयों को लेकर कवायद जोर शोर से चल रही है। स्कूलों को पर्याप्त बजट के साथ शुरू किया जाएगा ताकि खिलाड़ियों के प्रशिक्षण में कोई बाधा न आए। लेकिन बीकानेर स्थित एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल को भी खेल विभाग में मर्ज करने की मांग की जा रही है। जितने भी ग्राउंड उनकी स्थिति बहुत बुरी है, बच्चों के रहने की स्थिति, हॉस्टल बहुत जीर्णशीर्ण हालत में है। वहाँ कुल मिला के शिक्षा विभाग बिल्कुल बजट नहीं ले रहा है, जिसके कारण वहाँ के बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ भी हो रहा है। ऐसे में अगर राज्य सरकार या खेल परिषद उसको अपने अंडर में ले लेती है शिक्षा विभाग से, तो निश्चित तौर पर हम मानते हैं कि शायद उसमें कुछ बजट की भी बढ़ोतरी होगी और कोचेस भी मिलेंगे, जिससे खिलाड़ी कम से कम प्रैक्टिस तो अच्छे कर पाएंगे और निकट भविष्य में अच्छे रिजल्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से प्रदेश की सभी स्कूलों को खोलने की मांग की। इसके साथ ही दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीणा ने बताया कि उन्होंने 7 सूत्रीय मांग को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना महामारी के कारण स्कूल बंद हैं। अब कोरोना के मरीजों में काफी कमी आई है। ऐसे में अब प्रदेश के सभी स्कूलों को खोल देना चाहिए। अगर स्कूल नहीं खोले गए तो 27 अगस्त को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। गांव में ऑनलाइन की सुविधा नहीं है, इसलिए गांव का अभिभावक, गांव के बच्चे परेशान हैं। तो सरकार से हमने मांग की है एक स्कूल खोले जाएं। नहीं घोषणा की तो 27 तारीख को हजारों की तादाद में हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने आएंगे और आवश्यकता पड़ी तो धरना देंगे।
तथाकथित अभिभावकों को ऑनलाइन एजुकेशन जिनकी चल रही है, उन कंपनियों ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्हें करोड़ों रुपए खर्च कर दिया कि स्कूल खुले नहीं ताकि उनका व्यापार चले। इसलिए राजस्थान की मंत्रिपरिषद ने 2 अगस्त से खोलने का फैसला किया था, उसको टाल दिया। ये साफ साबित होता है। अब हम नहीं टालने देंगे। जितनी ताकत राजस्थान सरकार को लगानी है रोकने में लगा ले, ये आंदोलन होके रहेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। दौसा सांसद जसकौर मीणा ने अलवर के थाना गाजी में चिकित्सा सुविधाओं का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने अस्पताल को 16 लाख के इक्विपमेंट भी भेंट किए। सांसद मीणा के कार्यक्रम के दौरान बवाल हो गया। बीजेपी के 2 नेता आपस में भिड़ गए। मंच पर बोलने को लेकर दोनों में बहस हुई। हालांकि सांसद मीणा ने दोनों नेताओं को समझाकर मामला शांत करवाया। हमने जो अन्य आवश्यक उपकरण थे वो दिए। संसदीय क्षेत्र में क्रिटिकल एम्बुलेंस की कमी थी। 2 एम्बुलेंस प्रतापगढ़ में या एक अन्य जगह और हमारे विधायक जी ने भी दे दी थी, लेकिन क्रिटिकल एम्बुलेंस नहीं दी थी। ये थानागाजी प्रॉपर में इस एम्बुलेंस की अत्यंत आवश्यकता थी, तो मैंने इस वजह से ये एम्बुलेंस दी। खबर भरतपुर से है, जहां जिला परिषद पंचायत चुनाव को लेकर मुख्यालय पर बीजेपी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें सांसद रंजीता कोली ने कार्यालय का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश भी मौजूद रहे। सांसद ने कहा कि भाजपा जिला परिषद के चुनाव में पूरा दमखम दिखा रही है और सांसद ने दावा किया कि इस बार जिला प्रमुख बीजेपी का ही बनेगा, क्योंकि कांग्रेस से प्रदेश और जिले की जनता परेशान है। ऐसे में बीजेपी की जीत तय है। सबका साथ और सबका विकास, तो हम जमीनी स्तर से ही सब भारतीय जनता पर जो भी मैं भी कार्यकर्ता हूँ और सभी कार्यकर्ता लगे रहते हैं, तो उसको ही लेकर के हम लोग मैदान में उतरे हैं। निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ करके जिला प्रमुख बनाएंगे। और अब बात जयपुर की। नगर निगम के खजाने पर भारी बोझ पड़ने वाला है। इसको लेकर हेरिटेज नगर निगम ने अपनी तैयारी कर ली है। हेरिटेज नगर निगम में पार्षदों को जो लैपटॉप दिया जाता है वो हमेशा के लिए दिया जाएगा। अभी तक ये लैपटॉप पार्षद अपने कार्यकाल तक ही अपने पास रख सकते थे। इसी को लेकर राज्य सरकार से मंजूरी मांगी गई है। सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ये लैपटॉप हमेशा के लिए पार्षदों का हो जाएगा। मेयर मुनेश गुर्जर का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इतने लंबे समय में खराब हो जाते हैं, ऐसे में उसे वापस लेने का कोई मतलब नहीं होता। आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं ना, उनका समय बहुत ही कम होता है। इतने लंबे समय तक उनको एज इट इज़ रख पाना बहुत ही मुश्किल है और इसमें फिर पार्षदों को एनओसी लेने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसमें हमने एक लेटर लिखा है परमिशन के लिए, जिसमें नॉमिनल चार्ज पार्षद जमा करा दे और उन्हें लैपटॉप जमा नहीं कराना पड़ेगा। आज तक ये रूल सिर्फ आईएएस के लिए था। हम चाहते हैं ये पार्षदों के लिए भी बने, ताकि उन्हें एनओसी लेने में बहुत सरलीकरण हो और उन्हें जो आने वाली परेशानियां हैं वो नहीं। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां गरीबों के हक पर डाका डालने वालों की पोल खुल गई है। सरकारी राशन को खुले बाजार में बेचने वाला पकड़ा गया है। ना नियम ना कायदा, गरीबों का गेहूं बेटे को फायदा। सरकारी राशन खुले में खेल। मां बेटे का ये कैसा घालमेल। गरीबों को वितरण किया जाने वाला राशन का गेहूं एक बार फिर दुकानदारों के पास बिकने का मामला सामने आया है, जहां राशन की दुकान चलाने वाली मां ने अपने ही अनाज के व्यापारी बेटे को 15 कट्टे राशन का गेहूं बेच दिया। गरीबों के हक पर डाका डाला जा रहा था। चित्तौड़गढ़ में सरकारी राशन का खुला खेल चल रहा था। मां के नाम से आवंटित राशन की दुकान का अनाज बेटा अपने दुकान में बेच रहा था, लेकिन जब रसद विभाग ने कार्रवाई की तो सारा खेल सामने आ गया। जब ड्राइवर रंगे हाथ पकड़ा गया तो सुनिए कैसे सफाई दे रहा है। तो आपने गेट पे मुँह आज लायो कि 13-14 घंटा पर लायो, आप लोग मना तो करेंगे, मना नहीं उधर अब एक कौन है मम्मी? हाँ एक मम्मी हो नहीं तो वाशन ले रहे क्या गोटे का
वो मैंने पता नहीं लाइसेंस है क्या ना मैं नहीं जानता हूँ कि लाइसेंस है क्या है। आप क्या था? आपने 12 मई गई कितने मुर्गे मैं आज लाया हूँ। नहीं बाकी तो ले ही रहे हैं वहाँ से, तो मैंने पता नहीं। हालांकि अब पोल खुल चुका है, रसद विभाग ने रंगे हाथों इस खेल को पकड़ लिया है। ये सूचना प्राप्त हुई थी तो जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार हम आर्यन ट्रेडर्स चित्तौड़गढ़ पहुँचे। वहाँ पर अभयपुर से उचित मूल्य दुकानदार शांता देवी के वहाँ से गेहूँ आया। ये उचित मूल्य दुकानदार अभयपुर के वहाँ से आया है गेहूँ। वहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत श्रीमती शांता देवी को हमने प्राधिकार पत्र जारी किया है। फिलहाल प्रारंभिक रूप से 15 कट्टे बेचे जाने की जानकारी सामने आई है, लेकिन कहीं न कहीं रसद विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है और ऐसे में आने वाले समय में पता लगेगा कि ये राशन चोरी का खेल कितने लंबे समय से खेला जा रहा था और इस राशन चोरी के खेल में कौन कौन शामिल है। फिलहाल रसद विभाग की टीम की जाँच के बाद साफ हो गया है कि 15 कट्टे यानी कि 7 क्विंटल गेहूँ जो गरीबों को बांटा जाना था वो सीधे अनाज के व्यापारी दुकानदार के पास पहुँच गया और अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़। न्यूज 18 राजस्थान की पानी के लिए परंपरा बचाओ मुहिम की कड़ी में हम आपको बताते हैं उदयपुर में 400 साल पहले जल संरक्षण के लिए बनवाई गई एक विशाल झील के बारे में, जो आज भी शहर से लेकर गांव तक के बाशिंदों के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है। 400 साल पहले जल संरक्षण, विशाल झील में जल भंडार, 9 नदियां, 99 सालों का संगम, जीवनदायिनी जयसमंद। उदयपुर यानी झीलों की नगरी। यह झील इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। लेकिन लेक सिटी की प्यास बुझाने वाली एक विशाल झील शहर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। जी हां, अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच यह जयसमंद झील है, जो एशिया के सबसे बड़े मानव निर्मित मीठे पानी के झीलों में से एक है। जल संरक्षण के लिए इस झील का निर्माण मेवाड़ के तत्कालीन महाराजा जयसिंह ने करवाया था। साल 1711 में 9 नदियां और 99 नालों के पानी को रोककर इस झील का निर्माण शुरू किया गया, जो 1730 में पूरा हुआ। इस झील का फैलाव 52 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। कुल भराव क्षमता करीब 14,650 MCFT है और इसका कैचमेंट एरिया करीब 1,818 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला है। ये झील उदयपुर के बाशिंदों के लिए आज भी जीवनदायिनी बनी हुई है। साल 1990 में पानी की कमी हुई तो पाइपलाइन के जरिए इस झील का पानी उदयपुर शहर समेत कई गांवों और कस्बों में पहुंचाया गया। जयसमंद ऐसी मानी जाती है कि एशिया की एक बहुत बड़ी मीठे पानी की झील है और ये झील जिस वक्त बनी थी उस वक्त इतनी आबादी नहीं थी, लेकिन जो इसकी भराव क्षमता है, जो इसका जलग्रहण क्षेत्र है, वो इतना बड़ा है, इतनी मात्रा में पानी आता है कि उदयपुर के आसपास के सैकड़ों गाँव की जो पेयजल की आवश्यकता है वो पूरी हो सकती है। ये 1990 के आसपास जब उदयपुर में पानी की कमी थी तो ये सोचा गया कि जयसमंद झील से उदयपुर तक पानी लाया जाए, तो वहाँ से एक पाइपलाइन बिछाई गई और लगभग 24 MLD पानी प्रतिदिन 240 लाख लीटर पानी प्रतिदिन जयसमंद झील से उदयपुर के लिए लाया जाता है। जयसमंद झील में पानी का अकूत भंडार है। ये झील हर रोज उदयपुर शहर समेत कई गांवों के करीब 10 लाख बाशिंदों की प्यास बुझाती आ रही है। ऐसे में इस झील के साथ छेड़छाड़ करना निश्चित रूप से इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना है। तो मेरा यही कहना है कि इसके जो मूल स्वरूप है उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाए और इसको संरक्षण करने के लिए प्रशासन द्वारा कड़े कदम जो है वो उठाए जाए। एशिया की नंबर 1 मानव निर्मित झील है, जो मीठे पानी का जल है, जो हम काफ़ी समय से हम यहाँ पानी पीते आए हैं। काफ़ी गाँवों को इस पानी से प्यास बुझती है। हम काफ़ी गर्मियों के अंदर जो पानी की दिक्कत आती है वो जयसमंद उदयपुर की प्यास बुझाता है। तो वहाँ पे जो अतिक्रमण हो रहा है उसके अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। 400 साल पहले बनाई गई विशाल जयसमंद झील जल संरक्षण की बेहतरीन मिसाल है, जो आज भी उदयपुर के बाशिंदों के लिए जीवनदायिनी बनी हुई है। ये जल संरक्षण परंपरा के जरिए पानी बचाने की बड़ी सीख है।
हालांकि इस झील के कैचमेंट एरिया के संरक्षण की जरूरत है ताकि ये झील इसी तरह लेक सिटी की बाशिंदों के लिए जीवनदायिनी बनी रहे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। न्यूज़ 18 की मुहिम पानी के लिए परंपरा बचाओ अभियान पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बधाई दी। परंपरा बचाओ ये अभियान चालू किया है, निश्चित तौर पर इससे जो है ये बड़ा शानदार तरीके से लॉन्च किया गया है अभियान, क्योंकि निश्चित तौर पर घर घर जाकर के जो है वो पानी का इंतज़ाम किया जावे, पुरानी परंपराओं को वापस जो है उनको कायम रखा जावे, तो उसकी तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए और जनता को प्रेरित करने के लिए ये अभियान चलाया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।